अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों महाडीटी का 2013 का पेपर फर्स्ट जो था उसको डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको पूरा जो ग्रामर का रिवीजन भी कराऊंगा एक साथ, मतलब जो कंसेप्ट को लेकर सवाल पूछा है वो पूरी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इससे पहले मैंने सारे लेक्चर रिकॉर्ड करके रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए आप। पेपर फर्स्ट सेकंड के सारे नहीं है, कुछ है, सारे मैं मुकम्मल जल्दी कर लूंगा अभी फटाफट, तो जाके वहाँ पे देख लेना प्लेलिस्ट के अंदर में। उसके अलावा जो बच्चे अभी सी-टेट वगैरह की स्टार्ट होने वाली है, तो सितंबर में ना सी-टेट के एग्जाम होने वाले हैं, तो आप लोग अगर महाडीटी के बाद अगर करना चाहते हैं या फिर अभी भी करना चाहते हैं, तो 8 जून से ना सी-टेट की बैचेस स्टार्ट की हमने। यहाँ पर आपको पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों ही रहेगा। पेपर सेकंड में एसएसटी भी रहेगा, यहाँ पे मैथ साइंस है, पर जो एसएसटी है वो भी रहेगा। तो उसके लिए क्या कीजिए, आप कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर अपनी असर इंस्टीट्यूशन का एप्लीकेशन है, वो प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको सारे कोर्सेज की लिस्ट दिखेगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करना, उसको रजिस्टर करना, वहाँ पे आपको ऐसे सारे कोर्सेज की महाटीटीटी सी-टेट और टेस्ट सीरीज वगैरह के सारे कोर्सेज की डिटेल मिलेगी। आपको जो सी-टेट का या फिर महाटीटी की टेस्ट सीरीज लेनी है या महाटीटी के रिकॉर्डेड लेक्चर देखने हैं या फिर सी-टेट के लिए बैच परचेस करनी है, तो वहाँ जाके कर लेना आपने। ठीक, आते हम लोग हमारे आज के मुद्दे पर। 2013 का पेपर है, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे इसको। 2013 का P1 पेपर है, पेपर फर्स्ट का है, ठीक है, पूरा डिस्कस करेंगे पूरा टोटल। उसके साथ साथ पेपर सेकंड के भी सारे पेपर डालने वाला हूँ मैं वहाँ। तो पहला सवाल है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पर ना करेक्ट अल्टरनेटिव्स हमको देखना है। तो सवाल में क्या पूछा, व्हेन वी रीच द स्टेडियम द प्लेयर डैश ऑलरेडी। तो ये जो सेंटेंस दिया ना, देखो यहाँ पर ना एक एक के बाद एक दो सेंटेंसेस होते हैं, मतलब एक इवेंट के एक के बाद एक उसी टाइम में एक के बाद दो सेंटेंसेस रिपीट होते हैं, यानी दो एक्शन रिपीट होते हैं। एक एक्शन होता है उसके बाद इमीडिएटली दूसरा एक्शन होता है उसमें। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं कि टू पास्ट सिमल्टेनियस एक्शन बोलते हैं, एक एक्शन होता है दूसरा होता है यहाँ पे। तो ऐसे में जो पहला वाला ऑप्शन रहता है ना, जो पहला वाला एक्शन रहता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में रहता है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले क्या लिखा है वो नहीं देखने का, जैसे लिखा वाला ये है पहले और ये वाला दूसरा है, बट हुआ क्या है पहले। अगर आप इस पे ध्यान से देखेंगे तो पहले क्या हुआ, हम लोग मतलब वी रीच स्टेडियम द प्लेयर डैश ऑलरेडी। तो यहाँ पर ये जो सेकंड वाला है ना, जो हो चुका है पहले स्टार्ट में हो चुका है, वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में रहता है ना। ये हमेशा पास्ट परफेक्ट, ये आपको हैड और वर्ब का तीसरा फॉर्म देखने को मिलता है हमेशा। और जो पहला वाला सेंटेंस है ना, ये बी टू रहता है, वर्ब का पहला फॉर्म रहता है, सॉरी दूसरा फॉर्म रहता है। तो मतलब एक के बाद एक, अगर दो एक्शन होते हैं ना एक के बाद पास्ट में, और ये अक्सर पास्ट में ही आते हैं, पास्ट में एक एक्शन होता है ये वाला, पहले लिखा है क्या वो मतलब नहीं, हमको हुआ क्या है वो लिखना रहता है। तो ऐसे में जो पहले हुआ है ना, हो सकता है बाद में लिखा है, तो हैड V3 देखने का वहां पे, और यहाँ पे ये V2 देखने का। कभी कभी क्या होता है कि जो पहले एक्शन हुआ है वो पहले लिखा जाता है, तो यहाँ पे आपको हैड V3 देखना पड़ेगा, और जो बाद में हुआ वो हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। तो मतलब यहाँ पर ये जो ऑप्शन हमको दिया है, तो इसमें क्या हुआ, पहले द प्लेयर हैड गॉन ऑलरेडी, प्लेयर जा चुके हैं। तो प्लेयर हैड गॉन ऑलरेडी, तो मतलब पहले प्लेयर जा चुके थे, उसके बाद में हम लोग वहां पहुंचे। तो पहला वाला एक्शन कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ पे हमेशा हमको पास्ट परफेक्ट टेंस देखना है, यहाँ पर ये देखना है, इसलिए आंसर ये वाला है। ये भी गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कभी नहीं आता, हैज गॉन भी गया, ये सारे ऑप्शन गए। ठीक है, तो ये हमेशा याद रख लेना। उसके बाद में अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई अंडरलाइन क्लॉज। तो जो अंडरलाइन किया गया है वो कौन सा क्लॉज है वो हमको देखना है, कौन सा क्लॉज है हमको देखना है, अंडरलाइन क्लॉज। तो देखो यहाँ पर ना द पेशेंट वाज श्योर है ना, पेशेंट वाज श्योर दैट ही वुड रिकवर। तो ये तो दैट ही रिकवर है ना, ये एक्चुअली इसके बारे में बता रहा, मतलब इसके बारे में नहीं बता रहा, उससे रिलेटेड है, उससे रिलेटेड है। मतलब यहाँ पर ये श्योर, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, इसको ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। और ये बहुत मतलब ये टफेस्ट क्वेश्चन बोलेंगे इसको, क्लॉज के अंदर में ये सबसे टफ वाला स्टेटमेंट है। देखो सिंपल तरीके से समझते हैं इसको,
देखो यहाँ पर क्या रहता है, आपको एक सेंटेंस है, देखो एक सेंटेंस है ना, सब्जेक्ट है यहाँ पे, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है तो मेन वर्ब है, उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, और बाद में और जो भी है कॉम्प्लीमेंट वगैरह जो भी है ना, तो जो भी रहेंगे। तो एक चीज याद रखना, अगर ये सब्जेक्ट 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 और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या रहते हैं, हमेशा नाउन रहते हैं। तो ये सब्जेक्ट हमेशा नाउन रहता, ये तो मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन रहता, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन रहते हैं, ये याद रखना। अगर आपको स्टेटमेंट में इसकी जगह पर अगर पूरा क्लॉज, मतलब इसको हटा के पूरा क्लॉज यूज किया है, इसको हटा के सब्जेक्ट की जगह पे पूरा क्लॉज लिया है, ऐसा सब्जेक्ट लेंगे यहाँ पे और एक मेन वर्ब रहेगा, मतलब सब्जेक्ट को हटाकर पूरा क्लॉज यहाँ पर लिया उसने, तो ये वाला नाउन क्लॉज रहता, हमेशा याद रखना। ये हमेशा क्या रहता, नाउन क्लॉज, तो ये नाउन क्लॉज रहता हमेशा, मतलब सब्जेक्ट की जगह पर आया एज इट इज तो नाउन क्लॉज रहता, सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला, मतलब यहाँ पे आप क्या करेगा, एक स्टेटमेंट डाल देगा ऐसे, जो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, तो सब्जेक्ट के मतलब नाउन के बारे में बताएगा, और यहाँ पर एक सब्जेक्ट रहेगा और यहाँ पे आपका वर्ब रहेगा, तो ये रहेगा एडजेक्टिव क्लॉज। ये क्या रहेगा, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। वैसे ही इस ऑब्जेक्ट की जगह पर इस ऑब्जेक्ट की जगह पर अगर पूरा क्लॉज यूज कर लिया उसने, तो यहाँ पर रहेगा एक सब्जेक्ट और यहाँ पर रहेगा एक मेन वर्ब। तो ऑब्जेक्ट की जगह पर, अगर पूरा क्लॉज यूज करा तो ये नाउन क्लॉज हो जाएगा ये वाला, तो याद रखना। बट यहाँ के केस में क्या किया उसने, यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो दिया है और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट दे दिया, ये बहुत रेयर आता, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट दे दिया उसने, और ये भी हमेशा क्या रहता, नाउन क्लॉज रहता। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन में भी ये वाला नाउन क्लॉज है, क्या है, नाउन क्लॉज है, क्योंकि ये बहुत रेयर है, आमतौर पे महाटीटी में ऐसा पूछता नहीं है, बहुत कम एग्जाम में पूछता, ये थोड़ा टफ हो जाता। तो यहाँ पर लिखा है कि पेशेंट वॉज श्योर, है ना, अब ये श्योर का कॉम्प्लीमेंट, ये अपना ऑब्जेक्ट होगा और इसका कॉम्प्लीमेंट यूज कर लिया उसने, और ये हमेशा नाउन रहता है, इसलिए नाउन क्लॉज है। ये क्या है, नाउन क्लॉज, ठीक है, नाउन क्लॉज ये वाला है। अगर नाउन के बारे में कुछ बताने वाला क्लॉज यूज करता है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है, और मेन वर्ब के बारे में या वर्ब के बारे में बताने वाला रहेगा तो वर्ब क्लॉज रहेगा। आगे और समझिए, अभी के लिए आंसर क्या है, नाउन क्लॉज। अभी के लिए आंसर क्या है, नाउन क्लॉज है, क्योंकि वो ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। थोड़ा टफ है, बहुत टाइम चाहिए रहेगा उसको डिटेल में समझाने के लिए, कभी टाइम मिला तो पूरा लेक्चर लूंगा और उसमें समझाऊंगा। आगे बढ़ते, यहाँ पर बच्चों करेक्ट स्पेलिंग बताना है हमको, करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पर इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है सैटेलाइट, डबल एल आता है ना, सैटेलाइट डबल एल आता है यहाँ पे, सैटेलाइट। कुछ कुछ चीजें है ना, बार बार पूछता है एग्जाम में, तो सिंपली स्पेलिंग को लेकर जो पूछता है उसके बारे में आपको एक आइडिया देता, जाना चार जीपीडी में जाना और पूछना कॉमनली एग्जाम में जो पूछा गया वो स्पेलिंग एरर जितने भी वर्ड्स है वो उसकी लिस्ट दो, तो आपको वो 10-15 वर्ड्स की लिस्ट देगा जो कॉमनली पूछा गया है हर एग्जाम में, मतलब ज्यादातर पूछा जाता, तो वो सारे लिख कर प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पर यह है, ऐसे बहुत सारे अल्फाज है जो बहुत रिपीट होते रहते, अक्सर रिपीट होते रहते एग्जामों में, अलग अलग एग्जामों में, और उसी पे ज्यादा सवाल आते हैं, तो चैट जीपीटी से वो लिस्ट निकाल के रख लेना या उसको लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच को लेकर सवाल पूछे आपसे, लिखा है कि एग्जाल्ट ओ शोर एंड रिंग ओ बेल, तो यहाँ पर क्या बोल रहे थे, कौन है, अभी मेरा फिर भी आधा घंटा रिकॉर्डिंग चली गई, हाँ ये रिकॉर्डिंग करवाता है टीचर, हाँ आधे घंटा तो रिकॉर्डिंग को लगेगा नहीं, मुझे भी शुरू करा। तो एग्जल्ट और ओ श्योर और देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ना शोर मतलब समंदर किनारा है, और वहां समंदर के किनारे पे, साहिल के किनारे पे एक चर्च है, उसकी बेल बज रही, उसपे बेल की आवाज आ रही, ओ बेल। तो एक इंसान है समंदर के किनारे पे, साहिल के किनारे से, और जो रिंग की आवाज आ रही उससे बात कर रहा, यहाँ पर क्या कर रहा है, उससे बात कर रहा है, ऐसा मतलब है। तो यहाँ पर क्या रहता कि इसको एपोस्ट्रोफ बोलते हैं, हम लोग क्या करते हैं एपोस्ट्रोफ में, कोई बेजान चीज है ना, जो आपको सुन नहीं सकती,
जो आपको महसूस नहीं कर सकती, हम लोग डायरेक्ट उससे बात करते हैं, तो ऐसे में एपोस्ट्रोफ होता है। एपोस्ट्रोफ कब आता है? जब हम लोग कोई चीज ऐसी है या फिर वहां पे मौजूद नहीं है जो, और ऐसी चीज है जो हमको सुन नहीं सकती, समझ नहीं सकती, मतलब बेजान चीज है, तो हम उस बेजान चीज से बातचीत करते ना, तब एपोस्ट्रोफ बोलते हैं। एपोस्ट्रोफ, ठीक है। तो ये वाला अभी यहाँ पर ये इंसान क्या कर रहा है, मतलब शोर समंदर के किनारे से और जो बेल बज रही ना उससे पूछने लगा, अब जो भी पूछने लगा, तो अब वो थोड़ी सुनने वाले हैं उसकी बातें, वो थोड़ी इसको रिस्पॉन्स देने वाले हैं। बट ऐसी जब सिचुएशन आती है, हम कोई बेजान चीज से डायरेक्ट बातचीत करते हैं, तो तब उसको एपोस्ट्रोफ बोलते हैं, ठीक है। क्लाइमैक्स आपको सब मालूम है, धीरे 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 कहानी आगे बढ़ती रहती और उसकी एंडिंग की तरफ जाती है, उसको क्लाइमैक्स बोलते हैं। उसके बाद में सिमिली और मेटाफर यहाँ 2 मिनट में समझा देते हैं। देखो सिमिली और मेटाफर में क्या रहता है, देखो सिमिली यहाँ पर दोनों में क्या रहता है, एक दूसरे की तरह बताया जाता है ना, एक दूसरे की तरह बताया जाता है। तो सिमिली में क्या रहता है, सिमिली में क्या रहता है कि जो एक है वो दूसरे की तरह बताने के लिए क्या यूज किया जाता है, एज और लाइक जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। एज और लाइक मतलब ए बी की तरह है, ए बी की तरह है, तो ए बी की तरह बताने के लिए ये दोनों अल्फाजों का इस्तेमाल होता हुआ सिमिली में, मतलब एक बी की तरह है, ए बी की तरह बताने के लिए ऐसे अल्फाज यूज किए जाते हैं उसमें। और मेटाफर में क्या रहता है, मेटाफर में जो रहता है वो, मेटाफर में एक चीज जो ए है वो बी ही है, यहाँ पर की तरह है बताया जाता, सिमिली में ए बी की तरह है ऐसा बताया जाता, और वो की तरह है बताने के लिए एज और लाइक का इस्तेमाल किया जाता। बट मेटाफर में क्या जाता, ए बी ही है, उसमें कोई फर्क ही नहीं है, ए जो है वो बी ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। और उसको बताने के लिए यहाँ पे इज, आर, वॉज और वेर जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इससे बताया जाता है कि ए जो है तो वो बी है बताया जाता है, इसको मेटाफर बोलते हैं, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद में पूछ रहा हूँ यहाँ पर सिनोनाइम, सिनोनाइम पूछ रखा है, कॉम्बैट, कॉम्बैट मतलब जंग को बोलते हैं, लड़ाई को बोलते हैं कॉम्बैट। और यहाँ पर फाइट को भी वही बोलते हैं, फाइट। कॉम्बैट मतलब डायरेक्ट लड़ाई, जंग, दोनों को एक ही बोलते हैं। क्यूरल मतलब यहाँ पर लड़ाई होती पर फिजिकली लड़ाई नहीं होती, दो चीजों पे दोनों एक दूसरे को बुरा भरा बोलते हैं, तो ऐसा है तो वैसा है ना, क्यूरल बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। एक दूसरे को ओरली हम लोग बोलते रहते हैं, यहाँ पे फिजिकली फाइट होती है दोनों जगह में, फिजिकली फाइट होती है, फिजिकली लड़ा जाता है एक दूसरे से। यहाँ पर ओरली लड़ा जाता, ओरली, ठीक है, ओरली एक दूसरे को भला बुरा बोला जाता। कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है ना, यहाँ पर आपका किसी चीज को लेकर आपकी राय अलग अलग है, ऐसा इसका मतलब है। यहाँ पर वाद होता ऐसा नहीं है, आपकी किसी चीज को लेकर समझ अलग अलग है, या फिर आपका दावा कुछ और है उसका दावा कुछ और है। यहाँ पर फिजिकली लड़ा नहीं जाता, यहाँ पर किसी चीज को लेकर, मतलब किसी थॉट को लेकर, किसी आइडिया को लेकर, या किसी डिस्प्यूट को लेकर दोनों में एक दूसरे के खिलाफ बातें बोली जाती है, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट, है ना, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर था ये वाला, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला, तो जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में असर्टिव सेंटेंस आपको बनाना है दिए हुए सेंटेंस का, है ना। असर्टिव सेंटेंस बनाना, एक सेंटेंस दिया, हाउ कैन एनी बर्गलर ओपन द विंडो, कैसे कोई बर्गलर खिड़की ओपन कर सकता, तो इसका मतलब है कि नहीं कर सकता, है ना। मतलब यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश की जा रही है कि कोई कैसे कर सकता, इसका मतलब है कि कोई नहीं कर सकता, तो सादा जुमला बनाना पड़ेगा। ये सवालिया जुमला में बोला गया है कि कोई भी विंडो ओपन नहीं कर सकता, ऐसा सवालिया जुमला में बोला गया है, इसको हम लोग को सादा जुमला बनाना है, असर्टिव सेंटेंस बनाना है। तो हमको ये बोलना पड़ेगा कि कोई भी विंडो ओपन नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर नो, अब यहाँ पे हमको उसका ये टेंस उसका बदलना नहीं, इसको पास्ट फॉर्म नहीं करना है, क्या नहीं रहेगा, बस नेगेटिव हो जाएगा। तो द बगलर कैन ओपन द विंडो, नो, द बगलर कैन नॉट ओपन द विंडो, ये सही है, नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव नहीं है। और यहाँ पे तो विंडो कांट भी ओपन बाय नहीं, ये पैसिवाइज नहीं करना है हमको, असर्टिव सेंटेंस बनाना है, सादा जुमला। द बगलर कांट ओपन द विंडो, है ना, नहीं ओपन कर सकता, सीधा सीधा बोलना है। याद रखना, आपको जब भी सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बोला जाएगा, जब भी सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बोला जाएगा, तो उसका टेंस कभी नहीं बदलना, एक ही टेंस में एक ही मतलब में उसको रखने की कोशिश करना। इसलिए यहाँ पर ये चल गया, और ये वाला सवाल जुमला था, तो इसको असर्टिव में
नेगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ रहा था, तो हमको नॉट चाहिए था, इसलिए ये निकल गया। और ये जो है ना तो पैसिवाइज करने की कोशिश की उसने, इसलिए ये वैसे ही गलत हो गया। इसका आंसर फिर यहाँ पे ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट स्पीच पूछ रहा आपसे बच्चों, यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच पूछ रहा आपसे। He said, why have you called here and disturbed me? तो यहाँ पर आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच करना है। तो देखो यहाँ पर ना ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आप इनडायरेक्ट स्पीच देखो, पहले तो इनडायरेक्ट स्पीच में ना तीन चीजें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में तीन चीजें हमको देखनी होती है अक्सर। जैसे कि यहाँ आपको बोलता हूँ कि ए सेड है ना, ए सेड टू बी, ऐसा पूछता है और इन्वर्टेड कॉमा में आपको क्या करता है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट देता है। तो आपको तीन चीजें चेक करनी है ना। एक तो यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच क्या आएगा, वो ये वाला रिपोर्टिंग स्पीच क्या चेंज होगा, मतलब ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, और ये इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में क्या आएगा, रिपोर्टिंग स्पीच क्या आएगा। उसके बाद में यहाँ पर कंजक्शन क्या आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट रहता, और इसका टेंस। ये तीन चीजें हमको देखनी रहती। उसके अलावा और भी रहता, अगर यहाँ पर अलग टाइप का सेंटेंस दिया है तो उसको आपको सादे जुमले में कन्वर्ट करना रहता, चौथी चीज देखनी रहती, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर को आपको अलग अलग जुमले दिए, अलग अलग टाइप के सेंटेंस दिए, तो आपको उसको असर्टिव सेंटेंस में करना पड़ता नीचे। ऐसी चार चीजें देखी जाती। तो अब यहाँ पर सवालिया जुमला है ना, वो सवालिया जुमला है, तो सवालिया जुमले में हमेशा यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब आता वो आता आस्क, ठीक है, आस्क आता, किसी भी टाइप का सवालिया जुमला हो गया। और कंजक्शन क्या आएगा यहाँ पे, कंजक्शन अगर डब्ल्यूएच वर्ड है तो वो एज इट इज आ जाता, कंजक्शन डब्ल्यूएच वर्ड है तो वो एज इट इज आ जाता। अगर वर्बल क्वेश्चन होता तो इफ या वेदर आता, इफ या वेदर आता, बट यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड है तो वो एज इट इज आएगा। साथ साथ हमको टेंस बताना रहता है। इसको टेंस कैसे बदलना है आपको, यहाँ पर रहेगा आपका प्रेजेंट टेंस ना, प्रेजेंट टेंस, तो आपको इसको एज इट इज पास्ट टेंस करना रहता, बस और कुछ नहीं करना रहता। तो हम लोग चेक करते हैं एक एक करके। देखो यहाँ पर ना सब जगह रिपोर्टिंग ऑफ आस्क है, यहाँ पे भी आस्क है, यहाँ पे भी आस्क है। अब कंजक्शन देखूंगा मैं, कंजक्शन क्या आएगा, यहाँ पर डब्ल्यूएच वर्ड क्वेश्चन का पैटर्न है तो ये एज इट इज आएगा, एज इट इज। तो यहाँ पर ये डाट आ गया, ये निकल गया, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये एक ऑप्शन निकल गया। अब हमको चेक करना पड़ेगा टेंस, तो यहाँ पे टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हमको यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस देखना पड़ेगा। और ये सवालिया जुमला है ना, तो इसको सादा करना पड़ेगा, सादा। तो अब देखो यहाँ पर सादा जुमला कब होता है, सादा जुमला कब होगा, जब यहाँ पर देखो पहले तो पास्ट परफेक्ट टेंस निकालेंगे तो बहुत सारी चीजें वैसे निकल जाएगी। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पे है, यहाँ पर भी ही हैड कॉल्ड, ये तो वैसे निकल गया। यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस है, ये निकल गया। तो आपके दो सेंटेंस बचे, एक ये वाला और एक ये वाला। एक बार फिर बता देता, ये दैट की वजह से गया, और ये हमको प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस करना था, इसलिए ये गया दो। अब बीच के बचे दो। तो हमको क्या करना रहता, जब भी यह सवालिया जुमला रहा ना, तो इसको कंजक्शन बनाने के बाद में ये सादा जुमला बनाना पड़ता। और सादे जुमले में क्या रहता, सबसे पहले रहता सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब, ऐसा सादे जुमले में रहता। तो आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए कैंसिल हो गया। ये क्वेश्चन पैटर्न है, हमको सादा सादा जुमला करना है, तो ये भी कट गया, और यहाँ पे सादा जुमला ये वाला, इसके लिए इसका आंसर आ गया ये वाला। देखो यहाँ पर इसको पास्ट टेंस करना था, इसलिए कट गया। यहाँ पर दैट कंजक्शन यूज करा, इसलिए कट गया। बचे दो, दूसरा और तीसरा। तो हमको सादा जुमला करना रहता। सादा जुमला कैसे करेंगे आप, ये जो डब्ल्यू एच वर्ड है आपका ये वाला, ये तो कंजक्शन बन गया है ना, ये तो कंजक्शन बन गया। इसके बाद आपको सब्जेक्ट देखना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब देखना पड़ता है, और मेन वर्ब देखना पड़ता है, सादा जुमले की तरह देखना पड़ता। तो यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ये वाले ऑप्शन में यहाँ पर सादा जुमला है क्या, यहाँ पे सब्जेक्ट है क्या, नहीं, ये तो ये भी निकल गया, बचा क्या ये वाला, इसलिए इसका आंसर ये वाला, ठीक है। अब नाइदर नोर के बारे में पूछ रहा आपको, चूज करेक्ट नाइदर और नोर। तो आपको दो चीजों के पहले नाइदर नोर लगाना है, दो जो सिमिलर चीजें, दो, जैसे कि विजय यहाँ पे विजय डिडंट पे अटेंशन, तो पे अटेंशन वाली एक बात है, और एक है डिडंट लर्न, तो लर्न वाली एक बात है। और नाइदर नॉर का मतलब नेगेटिव होता, ऑलरेडी नेगेटिव होता, तो आपको बाकी नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब एक ये इवेंट है, इसके पहले आपको नाइदर लगाना है, और एक ये वाली एक इवेंट है जिसके पहले आपको नॉर लगाना है। दो सिमिलर इवेंट, यानी दो इवेंट मतलब एक तो दोनों वर्ब या दोनों नाउन या दोनों एडजेक्टिव, ऐसे कुछ भी हो, दोनों तरफ सिमिलर चीजें होनी चाहिए।
तो यहाँ पर पे अटेंशन ये वर्ब है और लर्न ये भी वर्ब है, तो दोनों वर्ब के पहले लगाना है आपको। तो और ये टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस है ना, पास्ट टेंस है ना, तो हमको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, है ना, विजया नाइदर पेड अटेंशन टू पेरेंट्स नॉर लर्न, ठीक है, नॉर लर्न, तो यहाँ पर ये बराबर है। उसके बाद में ये क्यों गलत है, नाइदर पेड नहीं, नाइदर पेड आना चाहिए था, ये इसके पहले आना चाहिए था इसलिए निकल गया। नाइदर पे पास्ट टेंस है ना, डिडंट पास्ट टेंस है ना, पे नहीं आ सकता, गया। यहाँ पर भी पे, ये भी गया, मतलब बच्चा ही ज्यादा डोका लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे पास्ट टेंस था, आपको पास्ट टेंस मेंटेन करना था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा जब भी आपको सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बोलेगा तो टेंस कभी बदलता नहीं। देखो यहाँ पर एक चीज और समझा देता मैं आपको, देखो आपको जब भी ये नॉट नॉट ओनली, ठीक है, या नाइदर या फिर आइदर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता, ये एक यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब के पहले लगाना पड़ता, फिर आपको नॉर लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्या नॉर, नॉर, तो नॉर भी यहाँ पे नॉर जो नॉर है ये भी वर्ब के पहले चाहिए, ये भी वर्ब के पहले ही चाहिए दूसरे सेंटेंस के। अगर आइदर में है, आइदर में आपने क्या किया, किसी आइदर जो लगा आपने आइदर, तो किसी एडजेक्टिव के पहले लगाया, यहाँ पे पेन चेंज करता, यहाँ पे एडजेक्टिव के पहले लगाया एडजेक्टिव, तो आपको यहाँ पे और जो है तो और जो है तो एडजेक्टिव के पहले लगाना है, यहाँ पे एडजेक्टिव के पहले लगाना है आपको। या फिर आपने यहाँ पर क्या किया, ये क्या, ये नाइदर आइदर, नॉट ओनली, हाँ नॉट ओनली नाइदर और आइदर, तो आइदर भी आपने किसी नाउन के पहले लगाया यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर कोई नाउन है, नाउन है तो यहाँ पे आपको एक मिनट, नॉट ओनली बट आल्सो आना चाहिए ऊपर, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, यहाँ पर आएगा नॉट और यहाँ पर आएगा और, तो आपको यहाँ पे नाउन लेना पड़ेगा। इसका मतलब दोनों ही तरफ सिमिलर केसेस होने चाहिए, ये बात पे ध्यान रखना, टेंस बदलना नहीं आपको, बस हो गया, ठीक है। यूज सो दैट का इस्तेमाल करना है, देखो यूज सो दैट में क्या करने का, ये टू, ये वाला टू है ना, जो ये वाला टू इसकी जगह सो आता, ठीक है, और ये वाला टू, ये वाला टू की जगह दैट आता है ना, इसकी जगह दैट है ना, इसकी जगह दैट, ये वाला इसकी जगह दैट, दैट, ठीक है। इसको यहाँ समझाता मैं, ऐसे समझेगा नहीं आपको, आपको क्या करना रहता, यहाँ पर आपको पूछना, एक सेंटेंस लेगा और एक सेंटेंस लेके बोलेगा टू, और यहाँ पे एक टू आएगा, ऐसा एक टू आएगा, एक टू आएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसी की वैसी चीजें लेनी है और यहाँ पर शो करना है, और फिर बची हुई चीजें यहाँ जैसी की वैसी लेना है और यहाँ पे दैट लेना है, दैट, ठीक है। अब याद रखो, यहाँ पर अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव रहा, है ना, यहाँ पर स्टेटमेंट पॉजिटिव रहा तो आपको यहाँ पे नेगेटिव करना पड़ता है, उसको नॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है सब्जेक्ट के पहले। अगर यहाँ पर नेगेटिव रहा तो फिर आपको यहाँ पर इसको पॉजिटिव करना पड़ता, नोट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, नोट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। इसमें क्या रहता, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये टू मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा है ये करने के लिए, एग्जाम्पल से समझाता, उसको बहुत टाइम लगता है एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए पेपर सॉल्व करने में कभी कभी बहुत मुश्किल चल जाता है, हमको एक लिमिट के हद में पेपर सॉल्व करना रहता है, एक आधा घंटा 40 मिनट के अंदर पेपर सॉल्व करना रहता है, अगर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने जाओ तो फिर बहुत लंबा टाइम चल जाता, फिर टाइम नहीं मिला तो एक्सप्लेन करना उतना अच्छा होता नहीं, तो ये सब दिक्कतें होती रहती। खैर ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या लिख ले, इट वॉज टू डिफिकल्ट फॉर केदार टू पे हिट्स, मतलब टू डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है, काय के लिए, टू पे करने के लिए, पेड करने के लिए डिफिकल्ट है, इसका मतलब पे नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या, पे नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है तो नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है तो नहीं कर सकता, ऐसा इसका मतलब है, तो हमको उसको वही ढांचे में डालना पड़ता, जैसे कि यहाँ पर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हमको नेगेटिव बनाना पड़ेगा इधर, इधर वाला, और ये पास्ट टेंस है तो इधर भी पास्ट टेंस का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सो आएगा यहाँ पे, ये टू की जगह सो आएगा, यहाँ पे सो आ गया, और ये टू की जगह दैट आएंगे, दैट आ गया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ पर दैट यूज नहीं करा उसने तो कट गया ये तो पहले। अब यहाँ पर ही कुडंट, देखो यहाँ पर ये वाला ही कुडंट, ये तो ऑप्शन गया, ही कुडंट पे हिट्स, और कांट ये गया, क्योंकि टेंस बदल गया, पास्ट टेंस है ना यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे कुड चाहिए था, कुड, और वो भी नेगेटिव वाला, अब यहाँ पे कुड लिया पर नेगेटिव नहीं है,
ये वाला नेगेटिव है, ये वाला, इसलिए आंसर ये वाला। बहुत कम टाइम लगता है, इसको सोचना भी नहीं पड़ता, बहुत कम चीजें देख के आंसर आता है। देखो क्या रहता पता है क्या, यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट है, काय के लिए, पे करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, इसका मतलब पे नहीं कर सकता, तो इसलिए हमको यहाँ पर ये वाली साइड में कैन का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा बता देता, यहाँ पर हमको, यहाँ पर अगर पॉजिटिव नेगेटिव करना पड़ता है, यहाँ पर आपको कैन नॉट, अगर प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट लेना पड़ता, अगर उधर नेगेटिव है तो सिर्फ कैन लेना पड़ता, अगर पास्ट टेंस है तो कुड नॉट लेना पड़ता, अगर उधर नेगेटिव है तो सिर्फ कुड लेना पड़ता पास्ट टेंस। तो ये ऐसे लेने पड़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर पास्ट टेंस था और उसको नेगेटिव करना है तो कुड आना चाहिए था वहाँ पे। तो मैंने क्या किया, फटाफट ऑप्शन चेक किए, फटाफट निकल गया। यहाँ पर क्या आया इसलिए गया, ये कुड नेगेटिव नहीं इसलिए गया, यहाँ पे कुड नेगेटिव है, खत्म कहानी। उसके बाद में शो मी क्वेश्चन टैग लगाना है, क्वेश्चन टैग लगाना है आपको, क्वेश्चन टैग। तो शो मी, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, शो मी जो मेन वर्ब से शुरू होते हैं ना, ये डायरेक्ट वर्ब के पहले फॉर्म से शुरू हो रहा, मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब से शुरू हो रहा, मेन वर्ब से, शो मी मेन वर्ब से शुरू हो रहा। इंपेरेटिव सेंटेंस, जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन टैग पूछेगा तो हमेशा विल यू आता आंसर, कौन सा आता, विल यू। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे पहचानने का, इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब के पहले फॉर्म से शुरू होता है, उसको इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। वर्ब के यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं रहता, सब्जेक्ट नहीं रहता, ये सब्जेक्ट जो है ना ये नहीं रहता इसमें, है ना, नहीं रहता, सिर्फ मेन वर्ब से शुरू होता। और इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हमेशा विल यू आता, ये बात याद रख लेना दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट, पैसिवाइज पूछ रहा आपको, पैसिवाइज, पैसिवाइज पूछ रहा, पैसिवाइज का पूछ रहा, वेयर आर यू अटेंडिंग द मीटिंग, कंटिन्यू टेंस, कंटिन्यू टेंस है, कंटिन्यू टेंस में क्या करते हैं हम लोग, और कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का तीसरा फॉर्म लेते हैं, यहाँ पे बिंग लगाते हैं, और यहाँ पर एम, इज, आर, इनमें से कोई एक, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, है ना, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा यहाँ पे अटेंडिंग, अटेंडिंग द मीटिंग, अटेंडिंग, तो मैं यहाँ पर अटेंडेड चेक करूंगा, बिंग अटेंडेड आ गया, मीटिंग सिंगुलर है तो इज आना चाहिए, तो यहाँ पर बिंग अटेंडेड नहीं है, कट गया, बिंग अटेंडेड है, बिंग अटेंडेड है, ठीक है। उसके बाद में बिंग अटेंडेड है, यहाँ पे भी बिंग अटेंडेड यहाँ है, बिंग अटेंडेड यहाँ है, और यहाँ पर बिंग अटेंडेड है, तीन जगह है। बट ये सवाल या जुमला है ना, तो अब ये मीटिंग क्या है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर है तो इज आना चाहिए, इज आना चाहिए, सिंगुलर है तो यहाँ पे आर आया तो ये निकल गया। अब यहाँ पे इज आना चाहिए कि ये, क्योंकि ये वर्बल क्वेश्चन है, ये सॉरी सवाल या जुमला है ना, तो ये जो इज है ना हमेशा डब्ल्यू वर्ड के बाद ही आता है, इसलिए ये इसका आंसर। अब ये मैंने कैसे किया, दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन ना, बहुत सिंपल पूछता। देखो आपको एक चीज समझा देता मैं यहाँ पे, आपको जब भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस यूज करेंगे ना, तो एक चीज याद रख लेना, है ना, यहाँ पे एक सब्जेक्ट आता है एक्टिव वॉइस में, फिर हेल्पिंग वर्ब आए तो आएंगे, मेन वर्ब पक्का आता है और ऑब्जेक्ट पक्का आता है इसमें, ये चीजें। तो आपको क्या करना रहता, मेन वर्ब कुछ भी हो उसको हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म करना रहता, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आते टू बी के, यहाँ पर टू बी के हेल्पिंग वर्ब आते, कोई भी टू बी के अलग अलग, अब वो अलग अलग आते अकॉर्डिंग टू टेंस आते, जैसे यहाँ पर है प्रेजेंट टेंस में एम, इज, आर, है ना, कंटिन्यूअस टेंस में बिंग आता, परफेक्ट टेंस में बिंग आता, ठीक है, पास्ट टेंस में फिर अब अलग अलग टेंस के हिसाब से आता, तो वी थ्री और टू बी का फॉर्म आता, इन शॉर्ट वी थ्री और टू बी के फॉर्म है ना, यहाँ देखकर ही आंसर आता, बाकी चीजें समझ में नहीं भी है तो चल जाता, ठीक है। अगला सवाल, क्वानिन इज इफेक्टिव एंटीडोट अगेंस्ट, अगेंस्ट मलेरिया, मलेरिया के खिलाफ ये एंटीडोट है, इसका अगेंस्ट आंसर आता, विरोध में, उसके खिलाफ में, ऐसा उसका मतलब है। चूज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में आपसे पूछा बच्चों, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पूछा, मिस्टर सेन वाज ग्रेट एजुकेशनिस्ट, ये सादा जुमला है, सादा जुमला को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे बनाना है यहाँ बता देता। देखो आपको ना यहाँ पर एक सादा जुमला में क्या रहता, एक सब्जेक्ट रहता,
सब्जेक्ट रहता, हेल्पिंग वर्ब रहता और मेन वर्ब रहता। उसके बाद में आपको ये कॉम्प्लीमेंट वगैरह जो भी रहेंगे, बाकी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको क्या करना रहता, ये यहाँ से मेन वर्ब कट करना पड़ता, मेन वर्ब सब्जेक्ट और मेन वर्ब कट करना पड़ता है, इसको उठा के लास्ट में ले जाना पड़ता है ना। तो आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सबसे लास्ट में आता है और एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आता है। तो यहाँ की ये चीज़ों को कट कर देने की पूरी और उसको लेके जाने का। और यहाँ पर स्टार्ट में एक तो हाउ से शुरू होंगी या फिर व्हाट अ से शुरू होंगी, व्हाट अ से, और बाद में ये बीच का है ना वो एज इट इज लगा देना। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट डाल देना, ऐसे कॉम्प्लीमेंट जो भी है यहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट डाल देना, ठीक। बाद में ये जो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है सबसे लास्ट में आ जाता, हो गया। इसको करके दिखा दो। अब यहाँ पर क्या लिखा है, मिस्टर सेन वाज ग्रेट एजुकेशनिस्ट, है ना। तो यहाँ पर ये वाला कट किया हमने, ये सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है, इसको कट करके आखिर में लेके जाने का, सबसे लास्ट में, है ना, सबसे लास्ट में लेके जाने का। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मिस्टर सेन लिखा ये गया, यहाँ पर मिस्टर सेन वाज बराबर है, यहाँ पर बराबर है। अब हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर व्हाट या हाउ दोनों में से एक यूज करते हैं। हाउ के साथ एक कभी नहीं आता, ये भी गया। व्हाट एन एजुकेशनिस्ट नहीं आता, ग्रेट एजुकेशनिस्ट है ना वहाँ पे, इसलिए ये एक बार और समझा देता। व्हाट अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट मिस्टर सेन वाज, व्हाट अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट मिस्टर सेन वाज। तो ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा लास्ट में रहती है। तो हमको सादा जुमला बनाना है तो इसको कट करके सामने लाना पड़ेगा उठा के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिस्टर सेन वाज ला लेंगे हमने उठा के। अब व्हाट अ की जगह यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अब खैर यहाँ पर अ वेरी लगाते हैं, अ वेरी। तो खैर यहाँ पर व्हाट मिस्टर सेन लगाने का, यहाँ पे हमको सादा जुमला बनाने का है ना, अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट, हो गया, फुल स्टॉप, लास्ट बन गया, सिंपल है। एक बार इसको और समझा देता। जब भी आपको यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहे तो रहेंगे, मेन वर्ब रहेगा, ठीक है। उसके बाद में हमेशा कॉम्प्लीमेंट आते रहते हैं, कुछ भी आते कॉम्प्लीमेंट। तो आपको बोलेगा कि इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाओ, तो यहाँ से इसको कट करने का, सब्जेक्ट को और मेन वर्ब को कट करने का यहाँ से, और उठा के लास्ट में लेके जाने का, है ना, लास्ट में लेके जाने का यहाँ से। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लास्ट में लेके एक्सक्लेमेटरी मार्क्स देने का, बस हो गया। अब इधर वाले पार्ट में क्या रहता, एक तो हाउ से शुरुआत होगी, हाउ, या फिर व्हाट अ से शुरुआत होगी, बस। तो यहाँ पर मैं दो जुमले लिख रहे तो इसको फिर से लिख देता, ठीक। आप एक तो इससे शुरुआत कर सकते हैं, इससे, और बीच में ये जो कॉम्प्लीमेंट बचा ये लिख देना, बस ये जो कॉम्प्लीमेंट लिख देना, बस हो गया। सही करना रहता, और कुछ नहीं रहता। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कैसे चेक करा इसको, यहाँ पर मैंने इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है, तो मैंने क्या किया, सब्जेक्ट और मेन वर्ब को उठाया और लास्ट में लेके गया। तो मुझे यहाँ मिस्टर सेन लिखा, कट गया, ये यहाँ पे सब्जेक्ट का तीनों है, ठीक है। अब अगर व्हाट से शुरू होता तो ए रहता, हाउ से ए कभी नहीं आता, हाउ के साथ ए कभी नहीं आता। व्हाट अ ग्रेट, अब यहाँ पे एजुकेशनिस्ट, व्हाट अ ग्रेट है ना, तो व्हाट अ ग्रेट आई ना, इसलिए आंसर व्हाट अ एजुकेशनिस्ट नहीं, व्हाट अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट है ना वो, इसलिए आंसर। नेक्स्ट, ऑपोजिट वर्ड, इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब नेसेसरी, नेसेसरी बोलते हैं इसको, नेसेसरी, आवश्यक, जरूरी, जरूरी। उसका अपोजिट अगर देखिए तो यहाँ पे है ना, मेजर, ये उसका अपोजिट भी नहीं आता, इंडिपेंडेंट भी नहीं आता, इसेंशियल उसका समानार्थी आता, उसके मीनिंग के बराबर का आता, इसेंशियल, जरूरी। और माइनर को बोलते ना के बराबर। तो इसलिए ये कंटेक्स्ट में ये आंसर सही है उसका। हालांकि प्रॉपर अपोजिट नहीं है उसका, प्रॉपर नहीं है, बट ऑप्शन के हिसाब से यही करना पड़ेगा। माइनर मतलब ना के बराबर, एक तरफ कोई चीज बहुत जरूरी हो जाती है और एक गैर जरूरी हो जाती है। तो माइनर का मतलब गैर जरूरी की सेंस में है यहाँ पे, माइनर के मतलब छोटे के सेंस में नहीं है, हाँ, गैर जरूरी के सेंस में, तो याद रखना। मिस्टर कुमार स्पोक इन अ लो वॉइस, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, द लो वॉइस आएगा, द लो वॉइस,
क्योंकि मिस्टर ये डेफिनेट है ना, डेफिनेट है, उसकी आवाज पता है लो है, किसकी, मिस्टर कुमार की जो आवाज है पता है, नोन है, पहले से पता है, अनजान नहीं है, तो नोन है तो दो आता हमेशा, इसलिए ये आंसर बराबर है इसका। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे आपसे, डिग्री, डिग्री पूछ रहा, आपको कंपैरेटिव डिग्री पहचाननी है, कंपैरेटिव डिग्री, और ये जो दिया है वो क्या है, शताब्दी एक्सप्रेस इज द मोस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री दिया, और इसका छोटा ग्रुप है ना, सुपरलेटिव डिग्री दिया उसका छोटा ग्रुप, और हमको बोल रहा कंपैरेटिव डिग्री करो, तो हमको कंपैरेटिव डिग्री छोटे ग्रुप की करनी पड़ेगी, किसकी करनी पड़ेगी, छोटे ग्रुप की, याद रखना, छोटा ग्रुप रहा तो छोटे ग्रुप में ही कन्वर्जन करना, बड़ा ग्रुप रहा तो बड़े ग्रुप में ही कन्वर्जन करना। तो द मोस्ट कंफर्टेबल है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री का छोटा ग्रुप है, तो हमको कंपैरेटिव डिग्री का छोटा ग्रुप देखना पड़ेगा, तो उसमें क्या आएगा, एनी अदर आएगा, एनी अदर इज छोटा ग्रुप, एनी अदर चेक करते हैं हम लोग कहाँ पाए, तो शताब्दी एक मोर कवर देन मोस्ट, हमको एनी अदर चाहिए, मोस्ट नहीं चाहिए, मैनी भी नहीं चाहिए, एनी अदर, यहाँ पे भी एनी अदर है। अब हमको चेक करना पड़ेगा दोनों में से कौन सा है, छोटे ग्रुप में नाम हमेशा सिंगुलर रहता, और यहाँ पे नाम प्लूरल है, इसलिए ये कट गया, इसलिए कुछ चीजें ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, छोटा ग्रुप में जो नाम रहता है वो हमेशा सिंगुलर रहता, हमेशा सिंगुलर रहता, याद रखो, तो इसलिए फोर्थ नंबर का आंसर था उसका। यूज टू, यूज करना है, यूज टू का मतलब होता है हैबिचुअल पास्ट, हैबिचुअल एक्शन, पुराने जमाने की जो आदतें रहती है ना वो बोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके लिए वुड भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब हैबिचुअल एक्शन बोलने के लिए, पास्ट हैबिचुअल एक्शन बोलने के लिए दो चीजें इस्तेमाल की जाती है, एक तो आप यूज टू का इस्तेमाल कीजिए या वुड का इस्तेमाल कीजिए, दोनों की एक ही बात है, दोनों एक साथ यूज नहीं करना है, दोनों में से कोई एक करना है, तो हमको क्या करना है, बस इसकी जगह ये करना है और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे उसने दोनों यूज करा इसलिए गलत हो गया, यहाँ पे यूज टू आया, फाइन, हमको ये यूज करना है वुड की जगह पे, ये गट हो गया, और यहाँ पर ये विल कहाँ से आ गया, ये विल कहाँ से आ गया, विल भी नहीं लेना है, तो इसलिए आंसर क्या रहेगा, ये वाला, कुछ नहीं करना है, बस इसकी जगह पर ये चिपकाने का, बस खत्म, ये हैबिचुअल एक्शन आता, हैबिचुअल पास्ट एक्शन। हमको क्या करना है, नो सुनर का इस्तेमाल करना है, नो सुनर, देखो जब भी आपको एस सुन एज देंगे, हम बोलेंगे नो सुनर में कन्वर्जन करो, तो कुछ नहीं करने का, नो सुनर देन आता, नो सुनर देन, आपको करना क्या रहता है, इसकी जगह पर नो सुनर लगाने का, ये वाला, आपने क्या किया, एस सुन एज की जगह पर क्या किया, एस सुन एज की जगह पर नो सुनर लगाया, और ये जो बचा हुआ है, ये बचा हुआ है ना, इसकी जगह पे सिर्फ वर्बल क्वेश्चन बनाने का, सिर्फ वर्बल क्वेश्चन बनाने का, तो यहाँ लिख ले, श्रीनाथ पुट स्टेप इनटू क्लास एंड चिल्ड्रन बिकेम, तो ये पुट पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है, तो हम लोग पास्ट टेंस रहा तो क्या करते हैं उसमें से, जैसे गेव है ना, ये गेव है पास्ट टेंस, तो इसको वर्बल क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम लोग निकालते थे डिड, और इसको V1 में करते गिव गिव करते गिव, तो हमको डिड चाहिए यहाँ पे, तो हमने क्या किया, ये यहाँ पर एज सुन एज की जगह पर नो सुनर डिड, नो सुनर एज इट इज बिठाया, एज इट इज बिठाया, इसको वर्बल क्वेश्चन करा, तो यहाँ पे पुट में से डिड निकाला हमने, डिड, और ये पुट का V1 जैसा का वैसा, तो हमको यहाँ पर नो सुनर के बाद डिड चाहिए, यहाँ पे डू है गलत, यहाँ पर कुछ है नहीं गलत, यहाँ पर डू है गलत, सिर्फ एक ही जगह डिड है, इसलिए आंसर, बाकी चीजें चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं है, बट आपने एक चीज याद रखना, नो सुनर के साथ हमेशा देन लगता है दूसरे वाले सेंटेंस में, ठीक है, दूसरे वाले सेंटेंस में यहाँ पे देन लगता है, ऐसे याद रख लेना, और इसको वर्बल क्वेश्चन बनाना भूलना मत, निकले आगे, चल, अनलेस का मतलब होता यूज इफ नॉट है ना, अनलेस का मतलब ही इफ नॉट होता, ये जो अनलेस है, अनलेस का मतलब होता इफ नॉट, इसका मतलब ही इफ नॉट होता, इसका मतलब है कि इसके अंदर ऑलरेडी नॉट आता, तो वहां क्या बोल रहा हूँ, हमको अनलेस का इस्तेमाल करना है, तो अनलेस का इस्तेमाल कहाँ होगा, जहां पर इफ नॉट है वहां, तो यहाँ पर इफ नॉट ये है इसके अंदर, इफ नॉट है तो यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। अब यहाँ पर ये नेगेटिव है सेंटेंस, क्योंकि नॉट का इस्तेमाल है डस के साथ, बट अनलेस के अंदर ही नॉट आता, तो हमारे को ये नोट की जरूरत नहीं है, और वो नोट की जरूरत नहीं है, तो ये हेल्पिंग वर्ब की भी जरूरत नहीं है, मतलब डू और वो नॉट वो सब गायब हो जाएंगे वहां पे, सिर्फ हमको देखना है अनलेस ही अपोलोजाइज, तो हमको ये यहाँ पे B5 चेक करना पड़ेगा इसको, अनलेस ही अपोलोजाइज, ये बराबर है, अनलेस ही, पास्ट टेंस करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे डज सिंपल टेंस है,
अनलेस ही अपोलोजाइज, ये भी ठीक है। अनलेस डजंट, ये तो इधर यूज करना ही नहीं था। और याद रखना अनलेस के साथ नोट्स कभी नहीं आता, अनलेस के साथ नोट्स कभी नहीं आता, तो ये वैसे ही कट गया। तो अब बचे दो सेंटेंसेस, यहाँ पर V5 यूज करा उसने, ये वाला और एक ये वाला। तो इसमें सही कौन सा है चेक करना पड़ेगा। I shall not forgive, I shall not forgive him unless he applies to me, बराबर है। अच्छा ये नेगेटिव है ना इधर, तो यहाँ पे नोट चाहिए था ना, नोट चाहिए हमको, नोट, तो ये वाला नोट है ना, जैसे वैसे इधर वाले सेंटेंस में कुछ चेंज नहीं करने के, सिर्फ इफ और अनलेस वाले सेंटेंस को ही देखने का, इधर वाले सेंटेंस में ज्यादातर कुछ बदलाव नहीं करना पड़ता, तो इसलिए इसको नेगेटिव जैसे वैसा रखा मैंने। आगे बढ़ते, चूज W8 क्वेश्चंस, W8 क्वेश्चंस बनाना है अंडरलाइन वर्ड को। आपको ऐसे सवाल पूछते हैं जिसका आंसर ये आना चाहिए। यूर लेटर, वी हैव रिसीव योर लेटर दिस मॉर्निंग, हमने तुम्हारा वो यूज किया, क्या होना, हमने तुम्हारा लेटर रिसीव किया दिस मॉर्निंग, तुम्हारा लेटर, क्या क्या रिसीव किया तुम्हारा लेटर, क्या रिसीव किया तुम्हारा लेटर। तो अब यहाँ पर व्हाट हैव, ये प्रेजेंट टेंस है, तो हमको क्वेश्चन में भी प्रेजेंट टेंस लेना पड़ेगा, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हमारे को उसमें क्वेश्चन में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट व्हाट वी हैव रिसीव, व्हाट हैव वी रिसीव, ठीक है। तो यहाँ पर ये परफेक्ट टेंस है ना, तो ये परफेक्ट टेंस आना चाहिए, ये दो ऑप्शन निकल गए। अब यहाँ पर परफेक्ट टेंस है, बट हैव वर्बल क्वेश्चन आना, देखो जब भी सवालिया जुमला रहता ना, सवालिया जुमला में ये जो WH वर्ड के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता, एक चीज याद रखना, हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स आता, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता 90% केसेस में। तो ये सवालिया जुमला बनाना, तो हमको इसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए था, तो यहाँ पे नहीं है, इसलिए निकल गया, इसलिए आंसर ये वाला। नॉट ओनली बट ऑल्सो, दो सेम चीज ढूंढना पड़ेगा आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो के लिए, दो सेम चीज ढूंढना पड़ेगा नॉट ओनली बट ऑल्सो के लिए। अब दो चीज कौन सी यहाँ पे, आई वॉश माई हैंड एंड इट वॉश और इट, ये दोनों के पहले लगाना पड़ेगा। तो आई नॉट ओनली वॉश माई हैंड बट ऑल्सो एट, ये टू नहीं आना पड़ेगा, टू टू और ये टू का मतलब जो है वही मतलब नॉट ओनली बट ऑल्सो का है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का वही मतलब है, दोनों का एक मतलब है, तो दोनों यूज होंगे क्या, नहीं होंगे, तो इसलिए ये निकल गया। नॉट ओनली कब आना है हमको, इसके पहले, स्टार्ट में नहीं, विश के पहले और इट के पहले यूज करना है। तो आई नॉट ओनली विश है ना, आई नॉट ओनली विश माई हैंड बट ऑल्सो एट, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चूज वर्बल क्वेश्चन, हमको वर्बल क्वेश्चन बनाना है किसका, ये वाले सेंटेंस का। तो यहाँ क्या लिखे, ही वाज विटनेस, ही गेव विटनेस एट द सेंसेशनल ट्रायल, गेव, तो हमको क्या करना है, देखो जब भी आपको वर्बल क्वेश्चन करना है, तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस रहा, तो यहाँ पे ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है ना, जैसे यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता गेव है ना, तो गेव में से हमको क्या करते हैं, यहाँ पे डिड लेके आते हैं, डिड लाते हैं और इसको V1 में करते हैं, तो ये गिव हो जाएगा। तो हमको डिड को स्टार्ट में लेना है और इसको गिव रखने का है, बस इतना याद रखने का, और कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब क्रिएट करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसको डिड निकाला और इसको V1 करा गिव, ठीक है, तो हमको डिड पहले चाहिए और यहाँ पे गिव नहीं गिव चाहिए रहेगा, तो ये दो नहीं आते, तो ये कट गया, डज नहीं चाहिए, डिड चाहिए, डिड गिव, ठीक है, डिड गिव, ठीक है, ये दोनों एक जगह ले लिया उसने, इसलिए आंसर ये वाला। चूज, पैसिव वॉइस चूज करना है, पैसिव वॉइस है ना, हैड ब्रोकन, सिर्फ बीच में बिंग लगाना है, आपको कुछ नहीं करना है, बीच में बिन लगाना है, बस हो गया। यहाँ पर बीच में बिन नहीं है, कट गया, यहाँ पर हैड बिन ब्रोकन, यहाँ पर भी हैड बिन ब्रोकन है, यहाँ पर हैज बिन ब्रोकन है, कट गया। अब देखना है इसमें से दोनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर द बैकडोर हैड बीन ओपन बाय थ्यूज आना चाहिए, बाय थ्यूज, ये ठीक है, आगे आंसर। उसके बाद में मिस्टर केदार बिकम NSP, NSP, NSP ना, जब भी एब्रीवेशन रहेंगे ना, तो उसका प्रोनाउंसिएशन चेक करना, एस, ये जो एस लिखे लेना, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आता है, एस मतलब ए का साउंड आता, इसलिए एन लगेगा यहाँ पे, NSP। डिग्री सेंटेंस करने हैं बच्चों, डिग्री 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 डिग्री, तो करेक्ट डिग्री कौन सी है, करेक्ट डिग्री कौन सी है वो करना है।
मिस्टर गणेश इज वन ऑफ द मोस्ट बड़ा ग्रुप और सुपरलेटिव डिग्री, बड़ा ग्रुप सुपरलेटिव डिग्री, बड़े ग्रुप में हमेशा नाम, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीचर्स, नाम हमेशा प्लूरल आता, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही मुझे। इज गणेश इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। मिस्टर गणेश इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीचर, देखो ये वन ऑफ का बड़ा ग्रुप रहता है, बड़ा ग्रुप में नाम हमेशा प्लूरल रहता है, इसलिए कट गया। गणेश इज द मोस्ट ये छोटा ग्रुप है, वन ऑफ का बड़ा ग्रुप और द ईएसटी का छोटा ग्रुप, छोटे ग्रुप में नाम सिंगुलर आता तो यहाँ इसने प्लूरल किया, कट गया। मिस्टर गणेश मोर पॉपुलर टीचर, नहीं ये कट गया, इसलिए आंसर पहला वाले। एक चीज बता देता, डिग्री में छोटा ग्रुप और बड़ा ग्रुप के कंसेप्ट रहते, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री बड़ा ग्रुप, और इसी तीनों के छोटे ग्रुप भी रहते। तो याद रखना, बड़े ग्रुप में नाम प्लूरल आता, छोटे ग्रुप में नाम सिंगुलर आता। जैसे यहाँ पे मैंने चेक किया, बड़ा ग्रुप है सुपरलेटिव डिग्री का, नाम मुझे प्लूरल चाहिए था, मैंने बराबर किया, यहाँ नीचे सिंगुलर था, कट गया। अब यहाँ पे छोटा ग्रुप पूछा उसने, छोटे ग्रुप में नाम सिंगुलर आता तो ये कट गया, और ये तो वैसे गलत है, इसलिए आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा पूरा पेपर सॉल्व करके हो गया। पेपर सेकंड के भी सारे क्वेश्चन पेपर डिटेल में एक्सप्लेन करके डालूंगा, ठीक है। तो जो भी है तो बच्चों तक शेयर करो, और आप भी बने रहो। प्ले स्टोर में सारे आपको दिखेंगे, प्ले स्टोर में इंग्लिश ग्रामर 2026 हाँ टी देख लेना और पूरे पेपर कर लेना। चलो अल्लाह हाफिज, बाय बाय।